हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं डीआर एक्स देवेशपाल और हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देख चुके हैं। हम लोग ये सारी चीज़ें देख चुके हैं जिसमें मैंने बोला था कि इकोलॉजी में आपको याद रखना है ये 3 वर्ड के बारे में। इसके बाद मैंने बात की थी कि यहाँ पे आपको जो है ये सारी जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे याद रखनी थी कि यहाँ पे भारत के प्रमुख जो है जीवोम कौन से हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो मैंने बोला था ये डायग्राम आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये एक सिंपल टॉपिक है, आपको याद रखना अजैविक कारक, टेम्परेचर वगैरह के बारे में कि कहाँ कितना टेम्परेचर पाया जाता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, एग्जाम्पल याद रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो जल का ये कंपोजिशन याद रखना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग प्रकाश के बारे में बात करें तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि ग्रीन एल्गी वगैरह में कौन सा जो है पिगमेंट पाया जाता है। मृदा की बात करें तो इसकी विशेषता के बारे में याद रखना है कि कैसे मृदा का निर्माण होता है, तो परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के द्वारा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे अजैविक कारक के बारे में भी बात की थी। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इंट्रैक्शन 3 टाइप से ये करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी थी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद माइग्रेशन, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है तो ये याद रखना। इसके बाद ये कुछ जो है सस्पेंडेड याद रखने हैं आपको, हालांकि याद ही होगा हम लोग हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है डाटा, इतना डाटा कि भालू जो है हाइबरनेशन में चले जाता है, घोंगे और मछलियाँ जो है एस्टिवेशन कर लेती है, और जो है जू प्लैंकटॉन्स की बात करें डाइपोस अवस्था में चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन की बात करी थी हम लोगों ने, तो एडाप्टेशन जो है एक तो मॉर्फोलॉजिकली से होता है, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकली। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि उत्तर अमेरिका के मरुस्थल में जो कंगारू चूहे होते हैं ये जल की पूर्ति कैसे करते हैं, तो वसा का ऑक्सीडेशन के द्वारा। और जब ये वसा का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, जल। और इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये मूत्र को सांद्रित कर लेते हैं, मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन करने की इनके पास क्षमता होती है, जिसकी वजह से ये उत्सर्जित पदार्थों को हटाने के लिए कम से कम जो है न्यूनतम आयतन के रूप में जो है जल का उपयोग ये करते हैं। दूसरा एडाप्टेशन क्या है मॉर्फोलॉजी का, तो दूसरा एग्जाम्पल है कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं यानी मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियों की बात करें तो पानी की हानि को कम करने के लिए ये थिक क्यूटिकल होती है। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो पत्ती होती है उस पर एक मोमी पदार्थ होता है। इसके बाद यहाँ पे जो रंध्र रहते हैं वो ऐसे गर्त जो गर्त के रूप में व्यवस्थित, गर्त समझते हो ना आप लोग, इस टाइप से इसको गर्त कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रंध्र है गहरे गर्त के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, ये याद रखना डिजर्ट प्लांट के बारे में। इसके बाद ये वाला चक्र हम लोगों ने पढ़ा था, कैम्प पाथवे की बात करी तो ये रंध्र क्या करते हैं दिन में बंद कर लेते हैं। इसके बाद मरुस्थलीय पौधे जैसे कि नागफनी की बात करूँ मैं तो नागफनी के बारे में याद रखना है, जिसको अपन कैक्टस भी कहते हैं या ओपिंटिया भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, इनमें पत्तियां नहीं होती है कि, और जो पत्तियां होती है वो किस में रूपांतरित हो जाती है, कांटे के रूप में। और प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा करते हैं, तने के द्वारा। इसके बाद ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों की बात करें तो ये याद रखना एलन का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है एलन का नियम, तो जो स्तनधारी होते हैं जो ठंडे जलवायु में होते हैं इनके कान और पाद, मीन्स की जो कान और जो पैर होते हैं इनके लिम्फ होते हैं वो छोटे होते हैं, जिसकी वजह से उष्मा की हानि इनमें क्या होती है, न्यूनतम होती है। इसी को हम लोग कहते हैं एलन का नियम। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें
कि जो ध्रुवीय समुद्रों में सील जैसे जो जलीय स्तनधारी होते हैं, तो याद रखना दो ध्रुवी की मतलब समझते हो ना, जो ध्रुव होता है यानी एक जो रीजन होता है, ये ध्रुव है और एक ये ध्रुव है। तो यहाँ पे सील जैसे जो समुद्र में जो सील होती है, उनके जैसे जो जलीय प्राणी होते हैं, ये क्या करते हैं, तो त्वचा के नीचे इनमें वसा होती है जिसको हम लोग कहते हैं बल्बर। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, बल्बर, या इसको हिंदी में कहते हैं तिमी वसा। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं हाथी, मान लो क्या हाथी है, बहुत गंदा सा हाथी बना है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इसका पैर है, ठीक है। ये इसके पैर में क्या होता है, जब भी हाथी बैठता है तो पैरों के बल बैठता है, तो यहाँ बहुत सारा वसा होता है जिसकी वजह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसी को कहते हैं हम लोग बल्बर। या आपने जो है ऊँट के इसमें देखा होगा, ऊँट के इसमें ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये जो ऊँट का जो कुबड़ रहता है वहाँ पे बहुत सारी जो है वसा रहती है, उसी को हम लोग कहते हैं बल्बर। तो ये मोटी परत होती है किसकी, वसा की। इससे क्या होता है, तो ये उष्मारोधी होती है, उष्मारोधी का काम करती है, यानी इंसुलेटर्स का, यानी उष्मा की कम से कम हानि होती है, ये वही लिखा है, उष्मा हानि इससे क्या होती है, कम होती है, तो ये याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करें फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन की, तो हम लोग बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन भी आया, नीट जीएनटी दोनों में आया क्वेश्चन। उच्च तुंगता वाले क्षेत्र यानी हाई एल्टीट्यूड वाले जो प्लेस होते हैं, कौन से प्लेस, 3500 मीटर से अधिक वाले। अब ऐसे कहाँ पाए जाते हैं, तो मनाली के पास है एक एरिया, रोहतांग दर्रा, और तिब्बत में एक एरिया मानसरोवर। यहाँ पे जब हम लोग जाते हैं, तो जैसे ही हम लोग उच्च एल्टीट्यूड पे जाते हैं यानी ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे कम हो जाता है वायुमंडलीय दाब, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाती है, कम। इसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। इसके लक्षण क्या है, मिचली, यानी जो है मन जो है मचलने लगता है, थकान आ जाती है, और जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये इसके सिम्टम याद रखना है। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे 2-3 दिनों बाद वहाँ पे हम लोग जो है जैसा पर्यावरण रहता है उसके अनुकूल हम लोग अपने को जो है ढाल लेते हैं। कैसे, तो अब याद रखना कि इसका समाधान कैसे होता है, तो ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है, ठीक है। कैसे, तो क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने बोला ना ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे कम होती है, तो O2 का लेवल जैसे ही कम हुआ, तो यहाँ पे जो आरबीसी है उसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये चीज़ें समझ में आ गई। ये याद रखना कि ऑक्सीजन का लेवल जैसे ही कम होगा, आरबीसी का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब क्या याद रखना है कि जो एचबी है यानी जो हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता घटाकर श्वसन दर को बढ़ा देता है। तो ये याद रखना कि जो एचबी है, ठीक है, एचबी ऑक्सीजन से जो है जुड़ रहा था, तो इसकी बंधनकारी क्षमता तो क्या क्या कर दिया इसने, घटा दिया। और यहाँ पे जो रेट ऑफ रेस्पायरेशन है उसको क्या कर दिया इसने, बढ़ा दिया। तो ये 2 पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है, कि O2 जैसे कम हुआ CO2 बढ़ जाएगा, और HB की बंधनकारी क्षमता क्या कर देता है, ये घटा देता है, और श्वसन दर क्या होता है, बढ़ा देता है। क्लियर है यहाँ तक के, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जो अधिकांश प्राणी होते हैं इष्टतम जो है संकीर्ण तापमान पे यानी ऑप्टिमम नैरो टेम्परेचर रेंज पे, इसका एग्जांपल है मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना टेम्परेचर है तो इसका मेटाबॉलिक रिएक्शन भी बहुत बढ़िया होगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी बहुत अच्छे से करेगा। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर इनको चाहिए होता है। इसके बाद आर्कीबैक्टीरिया की बात करें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान पे फलते फूलते हैं, गर्म झरनों में और गहरे समुद्र में पड़ चुके हम लोग। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें, जो मछलियाँ होती है दक्षिण ध्रुवीय जल में पनपती है। यहाँ पे क्या होता है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, फिर भी ये वहाँ पे पनपती है। कैसे, तो याद रखना एंटी फ्रीजिंग केमिकल होता है या एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होता है इनके पास, जिसकी वजह से यहाँ पे देखो मैंने बताया था एंटी का मतलब क्या होता है, उल्टा, फ्रीजिंग यानी जमना,
और एंटी का मतलब उल्टा, फ्रीज नहीं होने देना, ठीक है, तो उसके कारण वहाँ पनपती है। इसके बाद समुद्री अकशेरुकी और मछलियों की बात करें हम लोग, तो ये महासागर की गहराइयों में देखने को मिलती है, जहाँ का तापमान वायुमंडलीय दाब से, याद रखना, कितना 100 गुना अधिक होता है, फिर भी यहाँ पे पनपती है। अब इसका जो क्वेश्चन है कैसे रहती है यहाँ पे, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इनके पास एक विशेष एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे बिहेवियरल की, कि बिहेवियर बेस की बात करें तो मरुस्थल की जो छिपकलियाँ होती हैं, इनका ये क्या करती है, अपने तापमान को स्थिर रखती है। जब तापमान जो है कम होता है तो ये क्या करती है, धूप सेक कर ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ये कहाँ चली जाती है, छाया में चली जाती है। तो ये याद रखना, छिपकलियों में जो क्या होता है, जो मरुस्थल में जो छिपकलियाँ होती है उनका तापमान क्या होता है, स्थिर होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें कुछ जातियों की बात करें, जैसे कि रेप्टाइल्स की, तो जो रेप्टाइल्स है ये भूमि के ऊपर की उष्मा से बचने के लिए क्या करते हैं, मिट्टी में जो है बिल खोदने की इनके पास क्षमता होती है। तो ये हम लोगों ने जो है एडाप्टेशन वाला टॉपिक कवर कर चुका। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पॉपुलेशन होता क्या है। तो एक ये हमारे पास भौगोलिक क्षेत्र है, यानी एक एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास में, ठीक है। अब ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो इस एरिया में जो संसाधन हैं उनको साझा करते हैं, कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से खाने के लिए, और संकरण करते हैं यानी इनब्रीड करते हैं, यानी जो है जनन करते हैं, लैंगिक या अलैंगिक जनन, जिसके द्वारा 1 से 2 जो है इंडिविजुअल का निर्माण होता है। और यहाँ पे इस भौगोलिक क्षेत्र में जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी को जो समष्टि है, जो पॉपुलेशन है, ये अनुवांशिक और जो विकास है इससे जोड़ती है। तो ये याद रखना है, ये याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट, की जो समष्टि है अनुवांशिक और विकास से जोड़ती है इकोलॉजी को। तो एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है कि पॉपुलेशन जो है उसके गुण क्या है, यानी समष्टि के गुण क्या है। तो याद रखना समष्टि के गुण क्या है, तो समष्टि के गुण है जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन अब याद रखना कि ये जो समष्टि के गुण हैं वो याद रखना व्यष्टि जीव में ये गुण नहीं पाए जाते। व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी एक जीव में ये सारी एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो जन्म लेता है और मरता है। क्लियर है। तो ये याद रखना कि सारे गुण जो है किसी व्यष्टि में या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1 बाय 1 इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करें पहला पॉइंट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो टोटल नंबर ऑफ बर्थ या फिर डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन टाइम पीरियड की एक टाइम पीरियड दिया है, उस टाइम पीरियड के अंदर जो है नंबर ऑफ बर्थ, कितने लोगों का जन्म हुआ है, कितने लोगों की डेथ हुई है, और फिर हम लोग उसको वहाँ से टोटल पॉपुलेशन निकाल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी ने। तो जो कमल के पौधे हैं, मान लो कि एक तालाब में 20 है, 8 पौधे ने जन्म लिया, कितने हो गए टोटल 28। तो जन्म दर हम लोग कैसे निकालेंगे, 8/20 इक्वल टू 0.4 प्रति कमल प्रति वर्ष, की एक वर्ष में जो है 0.4% वहाँ पे कमल जो है जन्म दर मानी जाती है। अब हम लोग बात करें, ऐसे एग्जाम्पल है मृत्यु दर का, तो जो फल मक्खी है मान लो 40 है, उसमें से 4 जो है मर जाती है एक सप्ताह में। तो अब हम लोग बात करें 4/14 इक्वल टू 0.1, ये क्या है पर वीक, ये क्या है इसकी मृत्यु दर है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेकंड पॉइंट, सेक्स रेशियो की बात करते हैं। तो सेक्स रेशियो की बात करिए तो एनसीईआरटी ने ये दिया है कि यहाँ पे मेल 60% माने जाते हैं और फीमेल 40%। इसके बाद हम लोग बात करें एज डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी आयु वितरण की। तो ये जो डायग्राम है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद रखने हैं। देखो यहाँ पे एक तो ये जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या
में हम लोगों ने मेल को भी प्रेजेंट किया और फीमेल को भी प्रेजेंट किया है। ये वाली जो जनसंख्या है ना, ये वाली, इसको अपन कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, यानी जो रिप्रोडक्शन करने वाली जो जनसंख्या होती है उनसे पहले की, यानी हम लोग इनको बच्चे बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें रिप्रोडक्टिव फेस, यानी ऐसे लोग जिनमें जनन क्षमता होती है, यानी इनसे कम होते हैं, बच्चों से कम होते हैं। इसके बाद और कम कौन सी पॉपुलेशन होती है हमारे पास, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी रिप्रोडक्शन की बात की, यानी बुढ़ापे वाली अवस्था। ठीक है, तो अब आपको क्या याद रखना है, ऐसी जनसंख्या, यानी ये जो जनसंख्या है इसको अपन कहते हैं ट्राइंगुलर, ये ट्राइंगुलर बन गया। तो ये जनसंख्या कैसी है, बढ़ती हुई जनसंख्या है। और ऐसी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो ऐसी जनसंख्या पाई जाती है इंडिया में। अब हम लोग यहाँ पे बात करें कि चाइना में जो है बेल आकार की जो है जनसंख्या पाई जाती है, कैसे, तो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव जो फेस होता है वो ये है, और लगभग उतना ही बड़ा जो है इनका होता है रिप्रोडक्टिव फेस। लेकिन कुछ कम पॉपुलेशन इनके पास कौन सी होती है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये इस टाइप का इसका आकार बन जाता है, जिसको अपन कहते हैं बेल आकार की जनसंख्या। ठीक है, या एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये चाइना में पाई जाती है। जापान में कैसी पाई जाती है, कलश आकार की, इस टाइप से। यानी यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो है ये जापान में पाई जाती है। तो यहाँ पे ये घटती हुई जनसंख्या है कलश के आकार की। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो प्री रिप्रोडक्टिव यानी बच्चे लोग जो है बहुत कम होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव फेस है वो बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक पॉपुलेशन पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे फिर उससे कम क्या होते हैं, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, यानी बुढ़ापे वाले। तो ये याद रखना यहाँ पे, तो इसको कहते हैं घटती हुई जनसंख्या। तो ये तीन जो है आपको डायग्राम याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि समष्टि के आकार की बात करें तो नेचर में जो है, नेचर में समष्टि के साइज कम संख्या में भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल 10 से कम हो सकते हैं, जैसे भरतपुर की आर्द्रभूमि क्षेत्रों में, साइबेरिया, सारस में, या फिर किसी साल जो है वहाँ पे लाखों भी की संख्या में भी जो है समष्टि देखने को मिल जाती है, जैसे तालाब में क्लाइमेडोमोनास। तो इसे हम लोग याद रखना, इसे जो है समष्टि घनत्व हम लोग नहीं कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, फोर्थ, पॉपुलेशन डेंसिटी की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। पॉपुलेशन डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एन से। तो ये एक एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है, कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अपॉन एरिया, कि उस एरिया में जितने ऑर्गेनिज्म है उसे अपन क्या कहेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। अच्छा, इसको मेज़र कैसे करते हैं, नापते कैसे हैं, तो पहला तो नंबर से कि कितनी जनसंख्या होगी उस हिसाब से हम लोग नाप लेंगे। दूसरा इनडायरेक्ट काउंट, अप्रत्यक्ष रूप से आकलन, यानी बिना साइज के और बिना गिने हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है टाइगर। टाइगर जो जंगल में होते हैं तो उसके पगचिन्हों से और मल गुटिकाओं, यानी जो फीकल पैलेट्स होते हैं, यानी जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है, उसके अनुसार हम लोग जो है मेज़र कर लेते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट काउंट। इसके बाद बायोमास के अकॉर्डिंग, बायोमास यानी जीवभार, तो इसको अपन कहते हैं जीवभार, या फिर प्रतिशत आवरण कहते हैं, परसेंट कवर। यानी एक ये एरिया है, यहाँ पे ये घास है, पार्थेनियम घास कितनी है, 200। लेकिन बरगद का झाड़ यहाँ पे कितना है, टोटल 1। लेकिन डेंसिटी, सॉरी, बायोमास किसका होगा सबसे ज़्यादा, घास का या बरगद के पेड़ का, मतलब आकार किसका होगा सबसे ज़्यादा। तो याद रखना यहाँ पे डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, बरगद की। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोग नंबर बेस निकालते हैं, कई बार नंबर बेस में निकालते हैं, लेकिन नंबर बेस के अलावा भी हम लोग बायोमास के द्वारा भी निकालते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो याद रखना, इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि ये जो पार्थेनियम घास है इसकी जो है डेंसिटी ज़्यादा है, नहीं, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पे, बरगद की। इसके बाद हम लोग बात करें रिलेटिव डेंसिटी, यानी अपेक्षित घनत्व, यानी जब समष्टि जो है बहुत बड़ी हो, गणना करना असंभव हो या बहुत समय लग रहा हो, तब हम लोग इसका उपयोग करते हैं रिलेटिव डेंसिटी का। कैसे, तो मान लो कि ये एरिया है, ये झील है, इसको 4 भागों में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, A B C D।
ए वाले एरिया में 25 मछली है, तो हम लोग मान लेते हैं कि बी, सी और डी में भी जो है 25 मछलियाँ ही होंगी। इसके ये वाला टॉपिक ख़त्म। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट हो गया है, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो क्या होता है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे आहार उपलब्धता, परभक्षण दबाव और मौसमी परिस्थितियों के जब ये चीज़ें बदलती है उस पर ये निर्भर करती है पॉपुलेशन की ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ को हम लोग कैसे नापते हैं, यानी समष्टि घनत्व को कैसे निकालेंगे, तो याद रखना समष्टि घनत्व मैंने अभी देखा एन से रिप्रेजेंट करते हैं दी गई अवधि के दौरान, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीव संख्या। तो अब हम लोग समष्टि घनत्व कैसे निकालेंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। यहाँ से शायद अभी 2019 में एक यहाँ से क्वेश्चन भी आया था, तो याद रखना यहाँ पे अगर इमेज जो है इमिग्रेशन हो जाए, जिसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर बाहर से आ जाए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, या फिर उस एरिया में जो नेटिलिटी रेट है वो बढ़ जाए। नेटिलिटी को हम लोग जो है बी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना एन से नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी चीज़ें प्लस हो जाएंगी, लेकिन माइनस कब होंगी, अगर उस एरिया में मृत्यु दर हो जाए, यानी मोर्टिलिटी रेट जो है घट जाए, यानी डी, मोर्टिलिटी को जो है डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई चीज़ माइनस हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे इमिग्रेशन हो जाए, इमिग्रेशन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फिर यहाँ पे माइनस चीज हो जाएगा। क्या होगा, अगर यहाँ से कोई ऑर्गेनिज्म इस एरिया को छोड़ के चले जाए, तो इस प्रकार से जो है हम लोग समष्टि घनत्व निकाल लेते हैं। तो याद रखना समष्टि घनत्व समय t+1 पर क्या होगा, तो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना फार्मूले से क्वेश्चन आया है यहाँ से कि डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। तो क्या होता है nt+1 इक्वल टू nt प्लस, ये पूरा लिखना है b+i माइनस d+e, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये याद रखना। तो अब याद रखना यहाँ पे कि अगर b+i बढ़ेगा, यानी ये वाला एरिया, ये वाली चीज़ें अगर बढ़ेगी, कोई चीज़ प्लस होंगी तो डेंसिटी भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अगर ये वाला एरिया यानी कोई चीज़ माइनस हो रही है तो डेंसिटी भी हमारी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो याद रखना यहाँ पे डेंसिटी को प्रभावित कौन कर सकता है, तो सामान्य परिस्थितियों की बात करें तो सामान्य, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, सामान्य परिस्थितियों में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जो उसे प्रभावित कौन करता है, बी और डी, यानी ये चीज़ें, 1 मिनट, ये चीज़ें, यानी जो सामान्य परिस्थिति होती है उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन प्रभावित कर सकता है, तो जन्म दर और मृत्यु दर। लेकिन विशेष परिस्थितियों में पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन प्रभावित करता है, तो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। क्लियर है यहाँ तक के। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो ग्रोथ मॉडल की, तो हम लोग यहाँ पे बात करें ग्रोथ मॉडल की। तो इस ग्रोथ मॉडल की बात करें तो ग्रोथ मॉडल जो है 2 टाइप से होती है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ और एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है उसका आकार होता है जे शेप का, और जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है उसका जो शेप होता है वो होता है एस शेप का। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि 2 प्रकार से जो है होते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ और जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ, लेकिन दोनों का आपको यहाँ पे साइज भी याद रखना है, ठीक है, कि जे और एच शेप है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है इसमें क्या होता है कि जो हमारा संसाधन है, संसाधन यानी आहार और जो स्थान है वो जो है असीमित होता है। असीमित यानी खाने पीने की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक जाति की जो संख्या होती है उसमें वृद्धि की जो योग्यता होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है। और यही चीज़ ऑब्जर्व किसने की थी, डार्विन ने इसको ऑब्जर्व किया और इसको जो है प्राकृतिक वर्ण के और उन्होंने ऑब्जर्व किया और क्या किया, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को इन्होंने क्या कर दिया, प्रतिपादित कर दिया, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, हाथी की बात करें, अगर हाथी को नहीं रोका गया, ठीक है,
यह धीमी गति से बढ़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इनकी विशाल संख्या हो जाएंगी। ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर पॉपुलेशन साइज की बात करूँ मैं, तो n, बर्थ रेट की बात करूँ तो b, डेथ रेट की बात करूँ तो d। तब इकाई समय अवधि की बात करूँ तो मैं t ले लूँ, और यहाँ पे बात करें t को हम लोग यहाँ पे इस टाइप से लिखते हैं इसको, dn/dt के दौरान वृद्धि या कमी होंगी। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसको इस टाइप से लिखेंगे हम लोग, dn/dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, b-d जो है मल्टीप्लाई n। तो ये आपको याद रखना। देखो ये मैथमेटिक है, तो थोड़ा यहाँ पे आपको जो है समझना है और थोड़ी चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। मैंने बोला ये सारी चीज़ें हम लोगों को लेनी है, ये ले लिया, ठीक है। और तब इकाई समय की बात करें तो हम लोगों ने टी समय की बात की, तो टी कैसे लेंगे हम लोग, dn/dt। तो इस दौरान हम लोग क्या लिखेंगे, b-d का गुना किससे करेंगे, n से। तब मान लीजिए कि b-d इक्वल टू r, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे dn/dt इक्वल टू r, और यह हमारा n आ जाएगा। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन फार्मूले से आया था, तो ये याद रखना है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है। तो ये याद रखना, dn ये भी आ सकता है या ये भी आ सकता है, हालांकि अधिकतर टाइम ये आता है, dn/dt इक्वल टू r n। तो यहाँ पे r क्या है, तो यहाँ पे ये है प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रेंसिक दर, यानी इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और यहाँ पे ये जो है जैविक अथवा अजैविक कारकों के प्रभाव से निर्धारित की जा सकती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करें आर मूल्यों के परिणाम के बारे में, तो यहाँ पे नार्वे चूहे की बात करें, एनसीईआरटी ने नार्वे चूहे का एक एग्जाम्पल लिया है। क्या होते हैं वो छोड़ दो, बस ये याद रखो कि नार्वे चूहे का यहाँ पे उन्होंने जो आर वैल्यू दी गई है 0.015, और जो है आटा भ्रंग, भ्रंग का मतलब होता है बीटल का मतलब होता है ये भौरे वगैरह, तो इसका आर की वैल्यू दी है उन्होंने 0.2। तो ये दो वैल्यू देने के बाद उन्होंने बोला कि 1981 में भारतवर्ष में मानव की जो समष्टि थी और उसकी जो आर वैल्यू थी वो ये थी। तो ये याद रखना, ये एनसीईआरटी ने डाटा दिया है 1981 में मानव समष्टि की आर वैल्यू क्या थी, तो 0.0205। वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में 2016 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो जन्म दर है वो है जो है 18.5/1000 और 7.8/1000। तो यहाँ पे जब इक्वल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 10.7/1000 से जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0107। ये इसकी, अब देखो ये आपको याद रख, अब आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि ये 10 कहाँ से आई, ये सारी चीज़ें अगर नहीं याद रखना है तो सिंपल सा बस ये याद रखो कि वर्तमान समय में आर वैल्यू कितनी है, 0.0107, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये कर्व के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए पॉपुलेशन डेंसिटी यानी m, और यहाँ पे ले लिया टाइम। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग ग्राफ स्टार्ट करते हैं, तो पहले भी पढ़ चुके, पहला फेस होता है लैग फेस, ठीक है, और कर्व कैसे बनेगा यहाँ पे जे शेप का, और दूसरा फेस होता है एक्सेलरेशन फेस यानी त्वरण, यानी बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। इसके बाद के यानी कैरिंग कैपेसिटी यानी पोषण क्षमता यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हमारा आ जाता है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ, या फिर इसी को कहते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप सा होता है, इसलिए इसको अपन जे शेप कहते हैं, ठीक है। 3 फॉर्मेट समझ चुके हैं, पहला लेग फेस, दूसरा एक्सेलरेशन फेस, तीसरा जो है एक्सपोनेंशियल फेस। अब हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात करें तो NT इक्वल टू N0 ERT, ये आपको याद रखना है।
कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसको इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एन टी क्या है, समय टी में समष्टि घनत्व, एन जीरो समय शून्य में समष्टि घनत्व, आर क्या है प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर, और ई क्या है प्राकृतिक लघु गुणकों का आधार। इसकी वैल्यू दी गई है, चाहो तो याद रख सकते हो या फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में, कि अनेक देशों की जो सरकार है इसको साझा कर रही है और जो ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है इस पे प्रतिबंध लगा रही है। तो इसको क्यों वो कर रही है, क्योंकि इसको इसलिए कर रही है क्योंकि ये वो ग्रोथ फैक्टर होता है, यहाँ पे सीमित संसाधन होते हैं, इसलिए जो व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा होती है, व्यष्टियों यानी मैंने बताया इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, भाई सीमित खाना होगा, हर एक देश में जो है सीमित संसाधन है तो उसके लिए कंपटीशन होता ही है। तो बहुत सारे देश इसको जो है साझा कर रहे हैं और प्रतिबंध लगा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो हमारे देश में। और ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है इसको अधिक यथार्थपूर्ण माना जाता है, यानी मोर रियलिस्टिक इसको माना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो जो योग्यतम व्यष्टि होती है, जिसके पास योग्यतम व्यष्टि होती है यानी जिसके पास योग्यता होती है वही इस यहाँ पे जीवित रहता है और जनन करता है। इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो जो पहला फेस है लॉग फेस, इसके बाद एसेलरेशन फेस, एसेलरेशन का मतलब होता है त्वरण यानी बहुत जल्दी से बढ़ जाना। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है जो है डिसेलरेशन फेस यानी मंदन फेस। क्यों ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो के है पोषण क्षमता हम लोगों ने बात की क्या है सीमित संसाधन है, धीरे धीरे ये डिक्रीज हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं एसेम्प्लोट फेस या फिर हम लोग कहते हैं इसको अनंता स्पर्धी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये इस टाइप से होता है फेस, इसलिए अपन इसको एस फेस कहते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है इसको अपन कहते हैं विरहुस्ट पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि, ठीक है। इसके बाद इसका समीकरण आपको याद रखना है dn अपॉन dt इक्वल टू rn k माइनस एन अपॉन के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जीवन व्रत विभिन्नता, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। इसमें क्या होता है, तो सिंपल सी थ्योरी है कि यहाँ पे बोला गया है कि जो डार्विन योग्यता जिसको अपन कहते हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी कहते हैं, यानी जो यहाँ पे जिसके पास योग्यता होगी मैंने बोला वही जीवित रहेगा, उसी को अपन डार्विन फिटनेस कहते हैं या रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहते हैं। अब सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड द मोस्ट इफिशियंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, यानी जिसके पास जो है वरण क्या होता है किसी ऑर्गेनिज्म में वरण दबाव का जो सेट होता है, तो उस जीव के पास सर्वाधिक जो है दक्ष जनन युक्ति को विकास कर लेता है। दक्ष यानी ज़्यादा जो जनन युक्ति है उसका वो विकास कर लेता है अगर उस पर प्रेशर हो तो। कैसे, तो इसका एग्जांपल है, ये क्या करता है प्रशांत महासागर की जो सामान्य मछली और बांस है ये क्या करते हैं जीवन काल में एक बार ही प्रजनन करते हैं। कहाँ पे, प्रशांत महासागरीय सामान्य मछली और बांस ये जीवन काल में एक बार ही प्रजनन करते हैं। इसके बाद अधिकांश पक्षी और स्तनधारी की बात करूँ तो ये अपने जीवन काल में कई बार प्रजनन करते हैं। और ऑयस्टर और जो है पेलेजिक मछलियों की बात करें तो ये छोटे साइज की संतति बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न करते हैं। इसके बाद पक्षी और स्तनधारियों की बात करें तो बड़ी साइज की संतति उत्पन्न करते हैं लेकिन कम संख्या में। और जो है यहाँ पे परिस्थितियों यानी जो इकोलॉजिस्ट है उनका सुझाव था कि जो जीव अजैविक और जैविक घटकों का जो द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, यानी अजैविक और जैविक घटकों द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसी के संदर्भ में ये विकास करते हैं। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड